अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह के जनाब आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। और एक शेर के साथ जनाब हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि ज़िंदगी में साबित कदम रहना कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। और बाज़ औक़ात बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि हमारी ज़िंदगी में ज़ाया चला जाता है और आप ये सोचते हैं कि मैंने तो 10 साल उस चीज़ पे इतनी मेहनत की लेकिन मुझे हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी यूँ कहा जाए कि मेहनतों के जो समरात होते हैं उसका ज़िया तो ये गलत नहीं होगा। और कोशिश आपने की है लेकिन किस्मत के कलम देखिए कि फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आया, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अंग्रेज़ी की एक कहावत है ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही आप हार मान के बैठ जाएं। पहले से हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि दूसरी मर्तबा भी अगर नाकामी आए तो आए, लेकिन हमने आगे बढ़ते जाना है। और जब तक ये कामयाबी हमें नहीं मिल जाती है हमने वो काम करते ही चले जाना है। और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो आपको अच्छी और मुस्बत सोच के मालिक दिखाई दें और आपको सपोर्ट करें और मुस्बत अंदाज में किसी भी काम में आपका साथ ज़रूर दे। क्योंकि आपको बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं, हर स्टेज पे मिलते हैं, जो आपको हमेशा ही कुछ करने नहीं देंगे। वो ये कहेंगे ये तुम नहीं कर सकते, आपने करना है। तो क्या करना है, बस डिमोटिवेट नहीं होना और हमेशा लगन के साथ आपने काम करना और ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करनी है ताकि वो आपके मोराल को, आपकी जो मोटिवेशन है, आपके जो गोल्स हैं उनसे आपको पीछे हटाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं उनसे आप बच सके। और आपने सिर्फ अपने लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे जो आपने गोल अपने सेट किए हुए होते हैं उनके ऊपर आपने फोकस्ड रहना है। आप फोकस रहेंगे फिर इर्द गिर्द जो मर्ज़ी आपको कुछ भी कहता रहे तो जनाब वो मैटर नहीं करता है। तो आप अगर अपने शख्सियत पर और अपनी चीज़ों पर, अपनी मेंटालिटी पर काम करने की कोशिश करें ना तो आपके लिए बड़ा बेहतर ये साबित होगा। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है कि ऐसी लोगों की जनाब सोहबत से ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में बचना चाहिए। और हमें कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि कौन हमारे लिए ठीक है और कौन हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो उन लोगों से दूरी थोड़ी सी इख्तियार करें। और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। जनाब आज के इस दौर में ना इंसान किसी न किसी कश्मकश में मुब्तला रहता है। अमीर हो, मुतवसत या फिर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सबको परेशानियों ने अपने घेरे में लिया हुआ होता है और ज़िंदगी गुलजार नहीं होती है। बहुत सी तलखियों से हमें गुजरना पड़ता है। महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग और स्ट्रीट क्राइम्स ने अवाम का जीना दूभर कर रखा है। लोग ज़हनी दबाव का शिकार होते ही जा रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन आम होता जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में ना एक ऐसा अमल है जिससे आप ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपना दिमाग तरोताज़ा, चुस्त और एक्टिव भी कर सकते हैं। और वो अमल है मराकबा। और मराकबा एक सादा और आसान सा तरीका है। इसे ज़हनी तंजीम का नाम भी दिया जा सकता है। और इसमें आपने करना क्या होता है कि अपनी तमाम तर जो तवज्जो होती है वो अपने जहन पर ही मरकूज़ रखनी होती है ताकि आपका जो जहन है वो अपने मकसद से इधर उधर ना भटक सके। और मुताले से ये चीज़ भी साबित होती है कि रोज़ाना सिर्फ अगर आप 15 मिनट का मुराकबा करें ना तो आपकी तिब्बी और ज़हनी सेहत पर खुशगवार असरात भी मुरतब होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर मामूल पर आ जाता है। और मुराकबा आपके जिस्म और जहन के लिए एक ताकतवर हथियार समझा जाता है। डिप्रेशन, दबाव समेत मुख्तलिफ अमराज से आपको निजात भी दिलाता है। तो आज हम इसी में डिटेल में बात करने वाले हैं जनाब कि मुराकबा कब, कहाँ और कैसे किया जाए। और ख़ाली यही नहीं, इसके ऐसे फ़वाइद हैं जिससे आप आज तक लाइल्म हैं। तो आज हम अपने ख़ास मेहमान से पूछेंगे, हमारे तमाम तर
सवालात। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं जनाब उवैस खान साहब हैं, मेडिटेशन एंड योगा एक्सपर्ट हैं, जिनसे आज हम मुराकबा के हवाले से पूछेंगे कि मुराकबा कैसे किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। और ख़ास करके जिस तरह मैंने बताया था कि एंजाइटी और जो डिप्रेशन है उनसे भी जनाब हम मुराकबा के थ्रू, इस सादा और आसान अमल के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं एंजाइटी डिप्रेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे अवैस खान साहब से। अवैस साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? वेरी गुड। अवैस साहब, सबसे पहले तो बताइए ये है क्या मुराकबा, कैसे, मतलब ये है क्या, कहाँ से आया है, इसका वर्ड कहाँ से आया, जनरेट कहाँ से हुआ है? राइट, मुराकबा की अंग्रेज़ी है मेडिटेशन, और बेसिकली ये उस अमल को कहते हैं कि जिसमें आप अपने लम्हा मौजूद में आ जाएं। जी, ठीक है। हमारा दिमाग जो है उसके कई पर्पसेस हैं। उसका मेन पर्पस तो है वो थॉट प्रोड्यूस करता है, और साइंसदानों ने रिसर्च की है जिसके मुताबिक 60,000 से 75,000 तक सोचें 24 घंटे के अंदर हमारे दिमाग में प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जो थॉट्स हैं ये अपने ऑटो पे लगी हुई हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके मुताबिक वो दिमाग सोच प्रोड्यूस करता है, और ये सोचें कंडीशनिंग ऑफ माइंड से आती हैं। यानी कि बचपन में अपने माँ बाप, सिबलिंग से, उस्तादों से, इर्द गिर्द के दोस्तों से, जिस तरह से हम परवरिश पाते हैं उस तरह से हम उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, और हमारा दिमाग उसी तरह से उसको परसीव करता है और एक्सपीरियंस से स्टोर करता रहता है। कोई चीज़ जाती नहीं है, सब हर चीज़ स्टोर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। 80% ऑफ द टाइम हम रिएक्ट करते हैं, 20% खाली एक्शन लेते हैं। अब दिमाग जो है वो तो ऑटो पे चल रहा है, सोचें आई जा रही हैं हमारी सोच के अंदर, यानी कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी वो सोच आएगी, वो आ रही होती, एग्जैक्टली, हाँ। और उसका एक प्रोसेस ड्रीम्स भी है। तो अब वो चूंकि हमारे माशरे में एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्रिटिसिज्म, ब्लेम और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह का ट्यून हो जाता है। ओके। और हमारे दिमाग में जेलसी, एंगर, नफरत, इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स और इमोशंस आते चले जाते हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम मुराकबा करते हैं। ओके। वैसे तो इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। जो आसान तरीन है वो ये कि आंख बंद करके 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और अपने ध्यान सांस की तरफ ले जाएं। अच्छा। सिर्फ 10 मिनट कर लें। 2-3 महीने में देखिएगा पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में ठहराव आ जाएगा। अच्छा, मतलब वाकई ये चीज़ें करती हैं, इफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी ये के साइंटिफिकली प्रूवन सारी चीज़ें हैं। ये खाली हवाई बातें नहीं हैं। हाँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ हैं सारी की सारी। वैसे तो मेडिटेट आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि जैसे आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ। तो आप उस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे, ओके। और उसमें पूरी तरह से एब्जॉल्व हैं। आपका दिमाग जो है ना वो स्केप चाहता है, सही, कभी फॉरवर्ड आगे फ्यूचर में और कभी पास्ट पीछे, और इन तमाम चीज़ों में लम्हा मौजूद में, यानी कि लिविंग इन द मोमेंट, इन द नाउ, हम लोग नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को करने के लिए हम इन्फोर्स करते हैं कि हम किसी एक जगह आराम से बैठ जाएं आंख बंद करके, और सिर्फ अपनी नाक की तरफ ध्यान दें, सांस का प्रोसेस जो है कैसे हो रहा है। अच्छा। दिन में 10 मरतबा कर लें आप, और इसको आप प्रोलॉन्ग करते रहें 2-3 महीने, देखिएगा आपकी पर्सनालिटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। लेकिन इसकी कोई टाइमिंग या ऐसी कोई जगह या कहीं पे भी बैठ के हम लोग इसको कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए जहाँ पे इसका ज़्यादा असर होगा? देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। आप किसी भी वक्त कहीं भी बैठ सकते हैं। मुनासिब योगा के घर में कोई एक कॉर्नर रख लें, एक टाइम रख लें, तो उस टाइम पे एक रब्त बन जाएगा, और आप खुद चाहेंगे कि आप वहाँ पे जाएं और आराम से बैठ जाएं। हम जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आराम के साथ सुकून का करते हैं, आराम और सुकून। आराम के लिए हम दरम सोफ़ा, बिस्तर, घर बार, हर चीज़ अपनी आराम के लिए, हाँ। लेकिन सुकून का ताल्लुक हमारे इनर सेल्फ से, हमारी सोल से है। तो उसके लिए तो हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। उस चीज़ के लिए कि हमारे अंदर जो एक स्ट्रेस आता रहता है मुसलसल, एक नेगेटिविटी आती रहती है मुसलसल, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं?
अपने अंदर जब तक सुकून नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं आएगा. इट इज़ सेड दैट वॉट एवर इज़ इन इज़ रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड. तो अगर हम गुस्से में आ जाते हैं, हम लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं, या छोटी छोटी बात को एकदम बहुत बड़ा कर लेते Aggressively हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. राइट, तो वो हमारे अंदर सारा चल रहा होता है. अच्छा. मेडिटेशन से ये होता है कि जो हमारी सोचें हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है. सही. दिन के टाइम में आप, यानी कि अगर आपने सुबह मेडिटेशन की है और आप उस मौके पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आपको एहसास होना शुरू हो गया कि शाम पूरे दिन में कहीं ना कहीं किसी भी लम्हे में मेरे अंदर जो सोच आ रही है वो नेगेटिव आ रही है. सही. किसी के लिए खामोखा बुराई आ रही है, जेलसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है. तो जब रियलाइजेशन आना शुरू हो जाती है तो हम खुद ब खुद ही पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं. हम अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी. नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, मैंने अच्छी सोच लेके आनी है, मुस्बत सोच लेके आनी है. अच्छा, जिस तरह के आजकल हालात हुए हैं, वैसा महंगाई इतनी है, कारोबार है नहीं लोगों के, तो हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार तो हो रहे हैं आमतौर पर, लेकिन हम लोग एक तो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है. क्या मराकबा के थ्रू हम वो भी इन्हीं 3 या 4 फैक्टर्स में भी अलाइन अपने आप को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. आई अंडरस्टैंड कि हमारे आज के जो हालात हैं वो बहुत फ्लूइड हैं. कुछ पता नहीं चलता सुबह क्या और शाम को क्या हो रहा है. जाता है. एग्जैक्टली. और एकदम जॉब कटिंग हो जाना शुरू हो जाती है कंपनीज में, लोगों के कारोबार ठप होते चले जाते हैं. तो एक अनसर्टन सिचुएशन है. उसमें ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक लाजमी आंसर है. वैसे हमारी जो सोसाइटी जिस तरह सा मेकअप है उसमें वैसे ही बहुत स्ट्रेस है. लाइट चली गई, गैस नहीं आ रही है, ट्रैफिक की बदहाली है. तो खां के स्ट्रेसेस हम लोगों ने खुद पाल रखे हैं. उन स्ट्रेसेस से डील करने के लिए, और इसके इनकार ही नहीं होनी चाहिए. अच्छा. बड़े से बड़े आदमी को भी स्ट्रेस आ जाता है. बिल्कुल ऐसे है. हाँ जी. ये जो हम लोग माचो मैन बन जाते हैं मर्द हजरात के, जी स्ट्रेस नहीं आता है. हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो ठीक है, ये कहा जाता है आमतौर पर मर्द हजरात की तरफ से. राइट. हाँ. तो हर एक को स्ट्रेसेस हैं. स्ट्रेसेस का एक लेवल होता है, उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद ही जब आप निकल जाते हैं. लेकिन अब ये कांस्टेंट रहता है तो इसमें होता प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाती है, कहीं डिसईज होना शुरू हो जाता है. बॉडी, कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन या पार्ट जो है वो उसको ज़्यादा लेता है ऑटोमेटिकली. इट्स ऑल टू डू विद द माइंड, द वे इट इज़. Okay. So what the meditation does is it lowers down that stress. It helps in tackling the stresses and tensions of life. Okay. I have done certain courses. मैंने खुद मैं 16 साल तो गल्फ में रहा हूँ, और 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान आया था तो मैंने whatever I have learned, I have done like 19 different courses. अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है मैंने ये. यस, गुड इन्वेस्टमेंट. आप जाके डिफेंस के प्लॉट ले लें, बैंक में पैसे जमा करा लें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले लें, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इज लाजमी. योर इनर सेल्फ. आउटर तो हम करते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनर सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. कि अल्लाह ताला हमें जो दुनिया में बनाया, तो पर्पस क्या है हमारा, हम क्यों आए हैं? यही कि हम बड़े हो जाएं, नौकरी करें, 4 पैसे कमा लें, बच्चे हो जाएं और आगे चलें. हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को? तो जब मुझे दिमाग में इस तरह की चीज़ आई तो मैंने पाकिस्तान में आके फ्री का मेडिटेशन सेशंस कराता रहता था. गाइडेड मेडिटेशन. मैं गाइड करता हूँ और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें मेडिटेशन में चलते चले जाते हैं. मेरी मेडिटेशन 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी हो सकती है. अच्छा. मैंने कोर्सेज भी काफ़ी यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं और करवाए हैं. हीलिंग स्टेशन 1 के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें कोर्सेज कराएं. जो मैंने पहला कोर्स कराया था तो उसमें मुझे बड़ी इनहिबिशन थी. अच्छा. कि उसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, ये लोग बैठेंगे भी कि नहीं. लोग ये कह रहे हैं हम 1 घंटे तक ज़मीन पे कैसे बैठ पाएंगे. तो आई वॉज फैसिनेटेड और बड़ा मुझे खुशी इस बात की कि लोग 5-5 घंटे बैठे रहे हैं. और उस कोर्स के अख्ताम तक जो 1 महीने का था, उसके अख्ताम तक जो मुझे फीडबैक मिला है लोगों का, ये मैं आपसे कोई 1-1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. तो उसमें चंद ख़वातीन थीं जो एंग्जाइटी की टैबलेट्स ले रही थीं. किसी की ख़त्म हो गई थी, किसी की कम हो गई थी. कोई फीडबैक दे रहा था कि जी मेरी माँ कहती है कि तुम अब चीखती नहीं. कोई कहता है. तो ये इंसान के अंदर खुद ही एक ऑटो क्या कहते हैं तवानाई है,
एक एनर्जी है जिसको यूटिलाइजेशन अगर सही तरह पे करें तो आपके अंदर खुद ब खुद ही एक ठहराव आ जाता है। सो मेडिटेशन इस चीज़ में हेल्प करती है। मेडिटेशन इज़ अ बेसिक टूल फॉर अस टू गेट कनेक्टेड टू गॉड। उस मेडिटेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन कराई हैं, ग्रेटिट्यूड की, फॉरगिवनेस नहीं करते हम लोग, माफ कोई नहीं हर्ट जल्दी कर करते, देता है हाँ। हमें तो हम दिल के अंदर रखते हैं और लेके जाते हैं और सारी जिंदगी, साला हम लोग ये कर सारी रहे हैं। जिंदगी, हाँ। सारा साल नहीं, सारी जिंदगी मैं माफ नहीं करूंगी। अच्छा भाई, नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? हाँ। और अपना उस चीज नुकसान से, हाँ, करोगे। एग्जैक्टली वो चीज हमारी अपनी जात को नुकसान पहुंचा रही होती है। यही मेडिटेट, अच्छा उस प्रोसेस में होता ये है कि हमारा दिमाग जो है वो वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली, ये सारी साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें जैसे ये लेवल जिस पे हम बातें कर रहे हैं ये जी। बीटा लेवल है, इसके ओके। बाद अल्फा लेवल होता है, फिर थीटा है और फिर गैमा लेवल है। अच्छा। तो बीटा लेवल में हमारी आंखें खुली हैं, हमारी बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं, शऊर में हैं। तो जब मैं गाइडेड मेडिटेशन कराता हूँ तो उसमें लोग अल्फा लेवल में चले जाते हैं। तो उसमें बेसिकली जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको टच करके, बगैर टच किए, ज़ुबान से बात किए, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ ध्यान जाके, आपका अपना ध्यान, आपकी अपनी तवानाई, आपकी अपनी एनर्जी वहाँ जाती है और उसको रिलैक्स कर देती है। ओके। और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ चीज़ें जाते हैं। जब आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं ना, बिल्कुल दिमाग जो है उसमें तो थॉट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आप गाइड कर रहे हैं उनको। मेरा अपना स्टाइल बन चुका है 1 साल के अंदर खुद ही। तो उसमें जब दिमाग में वो ख्यालात आना बंद हो जाते हैं और दिमाग की जो रफ्तार है सोचों की वो ख़त्म हो जाती है, उसको गाइड करके एक टनल के थ्रू एक चीज़ पे फोकस कर दी जाती है। तो जिस्म में मुझे जो फीडबैक मिला है आफ्टर द मेडिटेशन, वो ऐसा है कि लोगों के दर्द, किसी के शोल्डर में दर्द था, किसी के टांगों में दर्द था, कोई कहता मैं बैठ नहीं पाता था, तो सब वो फिज़िकल जो एलिमेंट्स थी जो बज़ाहिर पेनाडोल के असर से ख़त्म होनी थी वो सिर्फ खुद ब खुद ही अपनी ही तवानाई से वो ख़त्म होती चली गई। सही। उसके बाद चक्रा में हमारे जिसमें 7 जी, चक्रास जी, होते 7 हैं, उसको उसकी अलाइनमेंट की मेडिटेशन है। फिर अपना डायनेमिक मेडिटेशन है, आंखें खोल के करने अच्छा। वाली है। ज़ेन मेडिटेशन है जिसमें हम किसी नेचर में चले जाते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं ओके। और मैं गाइड करता हूँ। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं। कभी आवाज़ों को, परिंदों की, गाड़ियों की अपने अंदर लेके आते हैं। सो इस तरह की बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। और लोगों को मैंने देखा है कि जिनको शुरू में ज़रा शऊर नहीं था, हेजिटेंट थे, क्योंकि एक नई चीज़ है पाकिस्तान में, सच वो कबूलियत जो है ना, एक्सेप्टेंस ज़रा कम आ जाती है। और वैसे भी हमें एक थोड़ी सी मनासुल कौम, थोड़ी सी ये है कि हम हर चीज़ को रिलीजन से रिलेट कर लेते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और इसमें रिलीजन का पार्ट जो है, यानी कि लोग कहते हैं कि जी बुद्धा से है या हिंदू करते हैं, इस तरह से कोई इसमें सिलसिला नहीं है। अच्छा। कोई इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए किसी को, और ख़ुद करें। मेरा जो गोल है वो ये कि लोगों तक पहुंचना और उनको उनकी भलाई के लिए ये बताना कि आप खुद ये करें, आपको खुद एम्पावरमेंट होगी। मतलब आपका थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा, अलाइन होगा, तो आप अपने ऊपर खुद से ही कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होगा। एग्जैक्टली राइट नाउ होता ये है कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, मैंने बहुत लोगों को देखा है एडिक्टेड हैं, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। और उनको पता भी नहीं चलता कि जब वो मोबाइल फ़ोन पे हैं तो वो दुनिया जहाँ से कट ऑफ हो जाती है। उसका कोई टाइम होना चाहिए। वो अब इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है हमको। एग्जैक्टली। हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें एहसास जो है उस वक्त आता है कि जब थोड़ी देर हो चुकी होती है, हमारे दिमाग में पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, उनको रीप्रोग्रामिंग करना होता है। बाहर के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने अपने पेपर्स लिखे हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमारा ऑरा है, हमारे इर्द गिर्द जो है एक एनर्जी सर्कल है, बिल्कुल, जिसमें जो कौसे क़ज़ा यानी कि रेनबो के कलर्स हैं वो हैं। और ये मेटाफिज़िक्स थी, जब तक ये प्रूव नहीं कर लिया गया कि साइंस ने कि भाई ये एग्जिस्ट करता है। रशियन 2 थे जिन्होंने कैमरा ईजाद किया जिससे ये सारी कैप्चर हो सकती है। तो जब ये हो गया तो ये प्रूवन है, दिस इज़ साइंस। सो सिमिलरली मेडिटेशन में भी जो है इट इज़ प्रूवन
और इसमें बहुत सारे लोगों को फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में अलाइन हो जाते हैं ना, वो जो सेपरेट हुए हुए होते हैं एक जगह पे कुछ और दूसरी जगह पे, तो वो अलाइन हो जाती हैं आपकी चीज़ें। अच्छा, मुझे बताइए कि जब हम लोग अगर घर पर कर रहे हों, वैसा मेडिटेशन कर रहे हों, तो क्या हमारी कोई स्पेसिफिक सोच भी होनी चाहिए कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको किस तरह हम लोगों ने इवैल्यूएट करना है, और कौन सी ऐसी सोच हमने सोचनी है कि वो ख़त्म हो जाए और अब हम मुस्बत सोच की तरफ चले जाएं? राइट। अच्छा, ये सोच का ये रियलाइजेशन होना ही कि हमारी गैर मुस्बत के मनफी सोच है, यही हमें पुल कर लेती है मुस्बत सोच की तरफ। ठीक है। तो जब हम घर में कर रहे होते हैं और हमें ये रियलाइजेशन होती है, और शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि यार ये सोचें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कभी कभी बैठे बैठे गुस्से में आ जाता है इंसान, बिल्कुल वो सोच की वजह से हो रहा है, और सारे जबड़े और पीछे की चीज़ें सख्त हो जाती हैं। फिर बाद में रियलाइजेशन होता है ये क्या कर रहा हूँ मैं बैठे बैठे, किस पे गुस्सा हो रहा हूँ और अपने आप को नुकसान दे रहा हूँ। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाए तो वापस अपने ध्यान अपनी सांस की तरफ ले जाएं। ठीक। और उसमें ये कि आपको वो सोच निकल जाती है और ध्यान इधर चला जाता है, रफ्ता रफ्ता आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स कर जाती है। जो गाइडेड मेडिटेशन मैं कराता हूँ उसमें जब हम उस स्टेज से निकल जाते हैं कि हमारे पूरा दिमाग जो है और जिस्म जो है वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाता है, तो फिर हम प्रेयर्स भी करते हैं, हम दुआ मांगते हैं खुदा से। और उस मुकाम पे मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो वाकई एक कनेक्शन हो जाता है उनका। जैसे हम लोग आम तौर पे दुआ मांगते हैं चलते फिरते शैलो किस्म की, हॉलो, सरसरी। मतलब हम लोग तो जल्दबाजी में दुआ मांगते हैं ना, हम तो मांगते भी नहीं उस तरह तहम्मुल मिजाजी के साथ कि अल्लाह से कनेक्ट करें हम लोग। तो चूंकि जब मेडिटेशन में जब आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए सारी दुनिया से और उस मकाम पे आके आपने अल्लाह से लौ लगाई और दुआ मांगी, तो बड़ा लुत्फ़ आता है उस चीज़ में। वाइट लाइट मेडिटेशन में बहुत बारी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनका पूरा जिस्म जो है वो पूरा का पूरा नूर में डूब गया है। और मुझे रश्क आता है क्योंकि मैं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूँ। और ये सारे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं कि जो मुझे बताते हैं, तो मुझे बड़ी उन पे रश्क आता है कि जैसे वो बताते हैं कि हमारा पूरा जिस्म जो है फिजिकल बॉडी वाज नॉट एग्जिस्टिंग एंड वी वर जस्ट वाइट लाइट ऑल अराउंड, और उसमें हमने एक ऐसा एहसास किया जिसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स अमेजिंग कि हमारा जो स्ट्रेसेस हैं इर्द गिर्द की और हमारी जो दुनिया है उससे हम लोग अपने लिए टाइम निकालें, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें और उसमें हम कनेक्शन करें कि अल्लाह ताला हमें क्या हमसे क्या मांग रहा है, क्या हम कर रहे हैं, और हम दूसरे लोगों के लिए भी तो दुआ करें। हमने बहुत बारी अपनी मेडिटेशन में सिंध के सैलाब के लोगों के लिए बहुत दुआ की है, और अब इस तरह से हम अंदर से एक्सपैंड भी कर जाते हैं, खाली अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। सो मेडिटेशन को इस तरफ फिर एंड में जो करता हूँ अमूमन दुआ पे ही करता हूँ और शुक्र पे। शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में वो आ जाए और आप अपनी चीज़ों के ऊपर शुक्र करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से तमाम तर चीज़ें हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे काफ़ी हद तक। और जनाब मुराकबा के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से आज हमने बात की कि ये होता क्या है और किस तरह आपका लाइफस्टाइल भी ये चेंज कर सकता है अगर आप इसको रोज़ाना अगर 10 मिनट ही अपने आप को दे दें, अपनी ज़ात को दे दें, अपनी शख्सियत को दे दें, तो मेरे ख्याल से तमाम तो जितने भी स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं आपकी शख्सियत को, आपकी ज़ात को, उससे छुटकारा आप हासिल कर सकते हैं। उवैस खान साहब मेडिटेशन एंड योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और ये आज का सेगमेंट था जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों को दरपेश मसाइल और हुकाम बाला से उन मसाइल के हल पर गुफ्तगू करते हैं। मुल्क में महंगाई की एक ऐसी लहर दौड़ रही है कि गरीब तो बेचारा पिस ही रहा था, अब मुतवस्सित तबका भी इसकी भेंट चढ़ने को है।
एक मसला ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा जन्म ले लेता है, और हमारी कोशिश होती है कि आवाम के वसी तर मफादात की खातिर छोटे से छोटा मसला भी हो तो हुकाम बाला को ज़रूर दिखाएं। लेकिन क्या करें, जब भी हम कुछ हुकूमती नाहली की बात करते हैं जो शदीद किस्म का एक रद्दअमल हमें देखने को मिलता है। और आपने एक सुनी होगी कहावत कि दिखाया जब आईना तो बुरा मान गए। तो यही होता है कि जाली, लफाफी और बिकाऊ मीडिया जैसे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। अब ये हमारा कसूर तो नहीं है ना कि मुल्क में आटा ख़त्म हो जाए और इसकी किल्लत को पूरा करें तो चीनी का बहरान सर उठाने लगता है। पहले गरीब आटे से तंग था कि 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चे को कहाँ से खिलाए, क्योंकि आटा तो ऐसे नायाब हुआ जैसे कोई कीमती नवादरात हैं या सोना जर गया हो उसके ऊपर। तो अभी थोड़ा सा हम संभले ही थे कि जनाब अब घी की कीमतें भी आसमान को बातें कर रही हैं, और ऐसे में गरीब हमेशा एक ही राह तकता है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स जाए और वहाँ से पे शायद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और यूटिलिटी स्टोर्स की कहानी भी आपने सुन रखी होगी कि कल की एक बात है, और ख़बर भी है कि एक बुज़ुर्ग शहरी घी, आटा, घर की अशिया लेने के लिए लाइन में इंतज़ार की सूली पर लटक रहा था। सामान तो लिया कि नहीं है, अलबत्ता उन्हें आखिरी सांसें ज़रूर लेनी पड़ी और जनाब इस दुनिया से वो चल बसा। अब इस मौत का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए, कौन जवाब दे इसका? मतलब यूटिलिटी स्टोर्स गरीब का आखिरी सहारा होते हैं कि जहाँ से उनको ज़रा सी रियायती नरखों पे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ नायाब हो चुका है। घी की किल्लत इतनी है कि गरीब अब शायद सालन की बजाय ना अपने बच्चे को कहेगा कि बेटा रोटी जो है ना वो पानी से डुबोकर खा लो, सालन नहीं बन सकता। तो यूटिलिटी स्टोर्स का जो दोहरा मयार है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारिफीन की दर्जाबंदी से भी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उसकी फराहमी तलब के मुकाबल कम है। बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सारिफीन को कम नर्ख जबकि आम सारिफीन के लिए मार्केट रेट मुकर्रर किए गए हैं। तो ऐसा दोहरा और तहरा जो मयार है ये क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल कादिर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने बात की है तो मतलब आपने कहा है कि दोहरा मेयार, यूटिलिटी स्टोर पे दोहरा नहीं तहरा मेयार है। मतलब सही कहा है मैंने। इससे हाँ। 3 जो हैं वो मेयारात हैं इनके। हाँ। एक तो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उस पे जो पहले एक सब्सिडी मिल रही थी आटे पे, चीनी पे, घी और दालों पे, उस सब्सिडी को बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे शिफ्ट कर दिया गया। अब उस सब्सिडी में कुछ इजाफी रकम शामिल करके एक आम सारिफ के लिए रखा गया है कि जिससे वो मोबाइल कोड और वो झंझट जो है वो भी जारी है। अच्छा। और तीसरा जो है वो एक आम सारिफ है जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि अगर वो लाइनों में नहीं लगना चाहता और वो अपनी ख़रीदारी करना चाहता है तो उसे दर्जा अव्वल दर्जा दोम की कीमतों का घी, चीनी, आटा तो खैर और चीनी नहीं मिलेगा, लेकिन जो घी है वो वहाँ से मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा लाइन भी घी के लिए ही लगती है। इस वक्त लाहौर में तकरीबन 100 के लगभग यूटिलिटी स्टोर हैं, मतलब कि तकरीबन 1.25 करोड़ 2 करोड़ की आबादी के लिए 100 के करीब जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स रखे गए हैं। एक भी यूटिलिटी स्टोर में जो है वो घी नहीं है, सब्सिडाइज घी इस वक्त नहीं है। अच्छा। मतलब कि जिन लोगों ने एक बजट बनाया होता है कि हम यूटिलिटी स्टोर से 5 किलो का हमें घी मिलेगा, पहले 5 किलो था, फिर 5 किलो से भी कम करके सही 3 किलो किया गया, हम उसमें 1 महीने का गुजारा कर लेंगे। अब वो जो है तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से जो है सप्लाई ना होने की वजह से घी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ, और लोग जो हैं वो उसी तरह आते हैं, लाइन में लगते हैं, यूटिलिटी स्टोर खुलने से पहले जो है वो इंतज़ार करते हैं कि घी कब आएगा। अब जो यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो कैशियर या जो मैनेजर बैठा हुआ है, जो उस यूटिलिटी स्टोर को जो है वो मैनेज कर रहा है, उसे खुद भी नहीं पता कि घी कब आएगा। अच्छा, कब आएगा, ठीक है। इस हवाले से जब यूटिलिटी स्टोर के जोनल हुकाम या रीजनल हुकाम से बात की गई तो उन्हें भी नहीं पता कि घी कब आएगा। अब घी का मसला सिर्फ लाहौर का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का बन चुका हुआ। पाकिस्तान भर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे किसी एक यूटिलिटी स्टोर पे भी सब्सिडाइज घी नहीं है। लेकिन इसकी कीमतें क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? अच्छा, इसकी जो घी की कीमतों में इजाफा है ये ओपन मार्केट में हो रहा है, और ओपन मार्केट में घी की कीमतों में इजाफे की जो वजह बताई जा रही है वही सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन पाम ऑयल की जो मसाइल हैं पोर्ट के और एलसीज के, नहीं खुल रही, उसकी वजह से जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है वो गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो घी
और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम हो रही थी क्योंकि आलमी मंडी में पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल की कीमतें कम हुई, उस वजह से कीमतें कम हो रही तो एक बार फिर जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ओके, रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिल सकता, ये आप जो है ना वो हमेशा याद रखें, क्योंकि जब घी 550-600 रुपए किलो तक गया था तो बहाना ये था कि जी आलमी मंडी में महंगाई है, रिसेशन आए हुए हैं, ये हो गया वो हो गया। अब जब वहाँ से कमी होना शुरू हुई है तो आपने सोयाबीन और पाम ऑयल की एलसीज और उनकी दरामद जो है वो करना बंद कर दी है। अब डिमांड एंड सप्लाई की जब मार्केट में होगी तो कीमतें तो फिर वो डिमांड एंड सप्लाई करेगी तय। अब एक बार फिर जो है वो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो दर्जा अव्वल का घी है मार्केट में वो एक बार फिर जो है वो 540-520 रुपए फ़ी किलो से तजावज़ कर चुका है मुख्तलिफ कंपनियों का, जो कि 480-460 रुपए तक आ चुका था। और दर्जा दोम का घी जो है वो इस वक्त 480, 490, 460 मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ कंपनियों के। जो दर्जा सोम है, ये कौम दर्जा सोम का जिसे हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एक थर्ड क्लास घी भी खाती है। जो दर्जा सोम घी है वो तकरीबन जो है वो 400-450 के राउंड अबाउट बिक रहा है, 430-440 रुपए तक, 420 में भी कहीं भी बिक रहा है। और जो यूटिलिटी स्टोर का घी है जिसे हुकूमत सब्सिडाइज़ करती है, उसमें जो है वो ख़ुद से रकम दे के तो उसकी कीमतों को मेंटेन करती है कि वो एक गरीब की क़ुव्वत ख़रीद में रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड का हामिल जो शख्स है उसे वो घी 300 रुपए किलो में मिलेगा, वो भी लाइनों में लग के। ओके, सही। और जो बग़ैर जिसके पास कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब है और उसको वो घी वही मोबाइल के कोड और हर चीज़ और वो महीने का इतना मिलेगा, वो 375 रुपए तक मिलेगा। सही। अब जो 375 और 440 या 430 में फ़र्क जो है ना वो गैप जो है वो कम है, लेकिन अब भी है लेकिन वो कम है। मसला ये है कि मिलेगा तो फिर है ना, अब जो कीमतें और सब्सिडी की जो बैनर्स हैं वो तो यूटिलिटी स्टोर की दीवारों पे आवेज़ा है, हाँ। लेकिन उन बैनर्स के नीचे घी नहीं पड़ा हुआ तो लोग कहाँ जाएंगे। और जिस तरह आपने बताया है कि सालन, मैं कहता हूँ हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। घी या खुर्दनी तेल के बगैर नहीं बन सकते। हाँ, फिर ये हो सकता है कि ग्रीस डाल लें उसमें या कोई मोबिल ऑयल उसमें डाल लें, वो भी महंगा है, हाँ। अब सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जब यूटिलिटी स्टोर का एक चंक जो है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से घी नहीं फराम कर रहा, वो जो डिमांड है मार्केट में वो मज़ीद बढ़ गई है। अब कीमतें जो है वो मज़ीद ऊपर जाएंगी और किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़जाना साहब गरीब को रिलीफ देंगे, गरीब पे बोझ नहीं आने देंगे, गरीब के साथ हम खड़े हैं। गरीब तो उनके मुंह पे है और उनकी हर बात में है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ में कहीं नज़र नहीं आता। गरीब के लिए रिलीफ नहीं है उनकी पॉलिसीज़, मतलब कि ये आप ये देखें कि पहले 5 किलो घी था एक मुतवसत फैमिली के लिए कि जी आप 5 किलो इजीली वो फूड कर 5 किलो सकते थे, घी था, 5 किलो चीनी थी और 1 मन या 20-20 किलो के 2 थैले जो हैं वो आटे के थे। अब वो आटा भी कम किया गया है, चीनी भी कम की गई है, घी भी कम किया गया। ये कुर्बानी तो इस कौम ने ही देनी है ना, और किसी ने नहीं देनी है। आपने घी बंद कर दें। अब सूरत हाल ये है कि जो हमारे ज़राए हैं उस ज़राए के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जानिब से यूटिलिटी स्टोर को अदायगियाँ ही नहीं की जा रही। अच्छा, बजट में जो है वो रकम बताई जाती कि गरीबों को आटे के ऊपर, घी के ऊपर सब्सिडी में इतने अरब दी जाएंगे, लेकिन वो इतने अरब की रकम जो है वो जब तक मिलेगी नहीं तब तक नहीं मिलेगी। और जो घी कंपनियां हैं उनकी जानिब से सप्लाई बंद कर दी गई है कि आप पिछले पैसे देंगे तो हम आगे जो है वो काम कर सकेंगे। और उनका मौक़िफ़ भी ठीक है, वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे घी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? एलसीज आप खोल नहीं रहे, सोयाबीन ऑयल जो है वो नहीं मिल रहा, पाम ऑयल नहीं मिल रहा, मशीनरी का स्पेयर पार्ट तक नहीं मिल रहा। जब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और उसके साथ साथ जो है वो आप पैसे भी नहीं दे रहे, अदायगियाँ भी नहीं हो रही, तो फिर सूरत हाल यही होगी। और ये भी एक हमेशा जो है ना, ये शायद बदकिस्मती है या हुस्न इत्तफाक है कि जब भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आए हैं, अच्छा, यूटिलिटी स्टोर के शेल्फ जो हैं वो खाली हुए हैं। ये उनका जो है ये पास्ट है। हाँ। और ये यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पहले घी का शेल्फ खाली होगा, फिर दालों के शेल्फ खाली होंगे, फिर एक वक्त आएगा, आटा तो वैसे ही नायाब इतना होता जा रहा है, एक वक्त आएगा कि यूटिलिटी स्टोर जो है ना, हालांकि आप ये देखें कि 2018 से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पे लोग नहीं जाते थे।
2018 के बाद, हाँ रमज़ान में जाया करते थे, रमज़ान में एक वो जो है पैकेज मिलता था 1 महीने के लिए, उस 1 महीने में जो है वो क्योंकि खरीदारी बाकी मार्केट में लोगों को रिलीफ मिल रहा होता था ना, इसलिए नहीं, utility वहाँ पे भी stores पे- रिलीफ नहीं मिल रहा होता था। यूटिलिटी स्टोर्स पे इस ना जाने की वजह ये थी कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जब कुछ चीज़ मिलनी नहीं है तो वहाँ पे आप सब्सिडी दे ही नहीं रहे। अच्छा। अब ओपन मार्केट में गवर्नमेंट ने कभी भी सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ आटे पे सब्सिडी दी है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी वो कंट्रोल रेट पे जो है वो गंदम जो है खरीदी जाती है, और वो कोटे की गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को दी जाती है, और फ्लावर मिल जो है वो उसका आटा वहाँ पे भिजवा पीस देते के, हैं, हाँ, और कर वो देते हैं। वो एक सब्सिडी है। अगर आप ये कहें कि ओपन मार्केट में हुकूमत किसी भी प्रोडक्ट पे कोई सब्सिडी दे रही है तो वो सब्सिडी नहीं दे रही। सही। सब्सिडी का एक ही जरिया है, और वो फेडरल गवर्नमेंट के जरिए से वो यूटिलिटी स्टोर है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से जो सब्सिडी का जरिया होता है वो रमज़ान सस्ते बाज़ार होते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि वहाँ पे प्याज, टमाटर, आलू और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जितनी भी जरूरत की अशिया वो होती है, उनकी एक कीमत फिक्स की होती है कि जब मार्केट में प्याज जो है वो 70 रुपए, हाँ, यहाँ पे जो है वो चलो 50 रुपए, 40 कर रुपए। दिया, हाँ। लेकिन अब सूरत हाल ये देखें ना कि मार्केट में 270 का है, वहाँ पे अब 200 का ही मिलेगा। फिर अब सूरत हाल, अब घी के ऊपर ही हम बात कर रहे थे, तो घी के इस वक्त घी जो है वो पूरे यूटिलिटी स्टोर पे कहीं पे भी नहीं है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है अदायगियाँ नहीं की और जा रही। सिर्फ ये लाहौर के, पंजाब की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बात है कि कहीं पर भी आपको घी नहीं मिलेगा। ये आप गिलगित बल्तिस्तान के भी अगर यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी वहाँ नहीं पे भी मिलेगा। नहीं मिलेगा। और अगर आप उस यूटिलिटी स्टोर पे भी चले जाएंगे, जो इस्लामाबाद में एक यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी दौरा करने के लिए चले जाते हैं, सदर पाकिस्तान भी उसी यूटिलिटी स्टोर पे दौरा करते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी, वो यूटिलिटी स्टोर, मतलब कि ये माना जाता है कि वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। सही। ये यूटिलिटी स्टोर के सार्फिन भी कहते हैं कि उस यूटिलिटी स्टोर वहाँ पे भी नहीं इस वक्त मिल रहा, क्योंकि जो गोदाम्स हैं या जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर का सब्सिडाइज घी है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, अदायगियाँ ना होने की वजह से। अच्छा, ये तो सब्सिडी का मामला है। जो ब्रांडेड घी है, मतलब जो मार्केट, ओपन मार्केट का घी है, वो चलें यहाँ पे एक ये है कि कंट्रोल रेट में मिल जाता है कि आप जो है किसी एक ब्रांड के घी को समनाबाद से पता करेंगे तो उसकी कीमत में 2 रुपए का फ़र्क होगा। अगर आप गुलबर्ग में चले जाएंगे तो 10 रुपए का फ़र्क होगा। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे ब्रांडेड घी भी होते हैं, कंपनीज़ के घी भी होते हैं, जो कीमत कंपनी की होती है वही ली जाती। ठीक है। अब वो भी नहीं आ रहा। वो ना आने की वजह क्या है कि उनकी भी अदायगियाँ नहीं, आपने उनसे सामान लेके बेच दिया, अब वो पैसे अब भी नहीं दे रहे। गवर्नमेंट किसी को पैसा देने को, किसी को रिलीफ देने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से पैसे मांगने के लिए तैयार है। अपने गरीब के लिए वो यूटिलिटी स्टोर पे कोई सब्सिडी देने के लिए इन्हीं तैयार गरीब लोगों के लिए पैसे मांग के ले आई जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमने दे दिए हैं ना, बस अब ठीक है, दो महीने घी दे दिया, अब अगले 10 महीने साल के जो है ना वो अब आप सुकून से सोचे ही ना कि आपको घी अब मिलेगा। सुकून से गुजारें। अब आपको जो है वो रमज़ान में कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, और बड़ी ईद के करीब जो है वो आपको आटा, वो जो मटन है और बीफ जो है वो मिल जाएगा। ब्रायलर तो वैसे ही अब जो है वो, अब ब्रायलर भी आप मार्केट में चले जाएं तो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बीफ और मटन की कैटेगरी में आ गया है, कि ये अब हफ्तावार नहीं, अब ये 2-3 महीने बाद खा लिया जाए। महीने बाद ही खाएंगे कि हमने चिकन खाया। उसकी बड़ी वजह ये देखें, पहले 500 रुपए में 2 किलो आ जाता था, अब 500 रुपए में 1 किलो भी नहीं आता। प्याज है वो महंगा है, टमाटर वो महंगा है, लहसुन, अदरक, घी, आटा, चीनी, कोई एक चीज़ जो है वो सस्ती नहीं है पाकिस्तान में। और इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर जो मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जाते हैं कि वहाँ पे जो है लोग ख़रीदारी कर सकें, चले उन्हें मार्केट से को 8, 10, 20 रुपए जो है वो चीज़ सस्ती मिले, दालें जो है वो सस्ती मिले। बाकी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, मतलब घी के अलावा बाकी चीज़ें हैं जी। वहाँ पे अगर आटे की बात की जाए तो आटा जो है वो वहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो फिर वही बात है कि लाइन में लग के आपको मिल रहा है। आप ऐसे नहीं है कि आप जाके ख्वार होना पड़ेगा आपको, पहले आपको जो है वो आधा पौना घंटा लाइन में जो है ना वो पहले अपने होश जो है वो टिकाने पे लेके आने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको सस्ती चीनी भी मिलेगी, सस्ता आटा भी मिलेगा और दालें भी मिलेंगी। लेकिन उस जो असल चीज़ है घी, मतलब कि यूटिलिटी स्टोर की पहचान घी है। अगर आप यूटिलिटी स्टोर के बाद कोई भी जो है वो इंतज़ामिया या वो काम का बंदा जाके किसी भी बंदे से पूछ ले कि आप क्या लेने आए हुए, वो कहेगा मैं घी लेने आया हूँ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है वो घी है। आपका आटा जो है वो महीने का मतलब कि 20, 25, 30 किलो लगता होगा, घी तो आपकी हर हंडिया में आना है। ऐसे ही है। और उसके बाद जो दालें हैं वो रोज़ाना आप दाल नहीं पकाते, कभी सब्जी भी पका लेते हैं, कभी चावल पका लेते हैं, उनको पकाने के लिए भी तो घी चाहिए, उनके लिए भी तो घी चाहिए। अब घी के लिए और वहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद होती है, क्योंकि लोग जो हैं, मर्द जो हैं वो बेचारे मजदूरी पे चले जाते हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं,
लेकिन ख़वातीन जो हैं वो पीछे से लाइनों में लगी होती हैं, और सूरत हाल इस हद तक जो है वो मतलब कि देख के अफसोस होता है कि यूटिलिटी स्टोर बंद है, ताले लगे हुए हैं और लोग बाहर बैठे लोग हैं, बाहर खड़े हैं, इसी इंतजार में कि ये खुलेगा कब खुलेगा और हम कब जो है वो खरीदारी करेंगे। अच्छा अब्दुल कादिर, मुझे बताइए जो इन्होंने नया मैकेनिज्म बनाया था कि कोड आएगा तो फिर जाके वो दिखा के, तो ये जो बेनजीर इनकम प्रोग्राम वाले, उनको भी वो कोड आता है या उनके पास जो कार्ड है उसी के थ्रू? उनके लिए जो कार्ड है, कार्ड का नंबर उसके ऊपर है। वो अच्छा। कार्ड के नंबर को जब उस कंप्यूटर में जब पंच करते हैं तो उस पर वो आ जाता है कि इसने अपनी लिमिट में कितनी खरीदारी कर ली हुई है और अच्छा। कितनी अभी जो है बाकी है। क्योंकि अगर मैं और आप जाते हैं तो हमारे पास तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, तो बड़े अफसरों के पास हुआ करते थे कभी, ग्रेड 17 के, ग्रेड 18 के, तो हमारे पास तो नहीं है। तो अगर हमें चाहिए तो हम फिर वो जो एक मोबाइल कोड है 5566 पे आईडी कार्ड, उस पे जो है वो एक जो है एक कोड आता है, वो कोड जब हम देंगे तो उसके बाद वो सिस्टम चलता है, तो उस सिस्टम में जो है वो सब्सिडी आ जाती है। अगर ये कोड नहीं देंगे तो वो रेगुलर कीमतें आएंगी, चाहे 540 रुपए का ही घी हमें मिलेगा दर्जा अव्वल का, ठीक है, दर्जा दोम का जो है वो 440, 430 या 420 रुपए, जो जिस कंपनी का जिस ब्रांड की जो कीमत है वही होगी। जब हम कोड देंगे तो फिर वो बताएगा कि ये 375 वाली कैटेगरी में आता है या 300 वाली में आता है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन कोड की भी आप ये देखें कि कोड के ऊपर भी चार्जेस हैं। अच्छा, और लोग एक कोड के लिए 20-20 दफ़ा जो है वो मैसेज करते हैं, कोड फिर नहीं आता। सम टाइम ऐसा हुआ है कि वहाँ पे खड़े हुए जो है वो लोगों ने हमारे सामने, जब हम जाते हैं कवरेज के लिए, वो उसी वक्त जो है वो अपने जो है वो करते हैं कि देखें जी ये आ ही नहीं रहा, पैसे काट लिए हैं, कोड आ नहीं रहा। अब अजीब सी सूरत हाल और अजीब सी हैजानी सी कैफियत है कि लोग जो हैं वो कोड के लिए, पहले कोड के लिए भी इंतज़ार करते रहते हैं कि कोड आएगा तो फिर जो है वो हम करेंगे। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि आईडी कार्ड ही सबसे बड़ा कोड है, एक बंदे की पहचान, एक बंदे की शनाख्त के लिए, कि ये आईडी कार्ड, वो अपना आईडी कार्ड लेके आए, आप उसका आईडी कार्ड नंबर दें। लेकिन मसला फिर वही है कि आपने मुश्किल में, और उस कोड के ऊपर भी आप 1 किलो आटा ही खरीद सकते हैं। नहीं, उसमें यह है कि उसमें उस कोड पे पहले था कि 20-20 किलो के 2 थैले थे। अच्छा। एक माह में, वो एक दफ़ा नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर आपको 5 घी के पैकेट थे 1-1 किलो वाले, वो आपको 5 एक दफ़ा में नहीं मिलेंगे, वो आपको 1 महीने में 5 दफ़ा जाना पड़ेगा। 1 महीने में 5 दफ़ा जाना पड़ेगा। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर 2 दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा में भी काम आपका हो सकता है। और अगर आपके ताल्लुकात वहाँ पे अच्छे नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं, तो फिर 1 दफ़ा में भी हो सकता है। हाँ, वो एक दफ़ा में भी हो सकता है, बिल्कुल लाइन में भी नहीं लग, बल्कि नहीं, लाइन में तो खैर लगना पड़ता है। अब लोगों में भी बड़ा शऊर है। मैनी टाइम मैंने देखा है कि जब कोई इस तरह का कोई सिफारिशी जो है, हम इसे सिफारिशी चूज़ा कहते हैं, तो वो जैसे ही वो गेट के अंदर जाने लगता है तो लोग शोर मचा देते हैं कि ये कौन है। और अब लोग जो है वो खुद 15 पे कॉल करके कह देते हैं कि आज ये जो है ये हम यहाँ पे लाइन में जलील हो रहे हैं, ये क्यों बाहर से आया है। लेकिन बहरहाल फिर भी लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद, पहले जब आबादी कम थी तो शहर में यूटिलिटी स्टोर की तादाद ज़्यादा थी, तकरीबन 130-140 के करीब थी। अब आबादी जो है वो दुगना हो गई और यूटिलिटी स्टोर जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। यहीं से आप देख लें कि लोगों की जो ज़रूरियात है वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो कम होती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए था कि इन यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में भी इजाफा कर देते। चलें पोश इलाकों में ना करें आप, जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे तो यूटिलिटी स्टोर का होना ज़रूरी है, और वहाँ पे भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक बंदा यूटिलिटी स्टोर पे जाता है और वहाँ पे उस ना लंबी लाइन में लगने के बाद उसे पता चलता है घी नहीं है, वो मायूस होकर वापस आ जाता है। वो अगले दिन, अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ जाता है, फिर वो वापस। अब ये मायूसी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर के काम करने वाले जो लोग हैं वो भी जो है ना वो थोड़े से नफसियाती मरीज होना शुरू हो चुके हैं। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं जब रोजाना की बुनियाद पर लोग आपने रोजाना 600-700 बंदे को ये कहना नहीं है कब आएगा, वो एक ही सवाल है घी है नहीं है जी कब आएगा, एक ही सवाल आप हर बंदे को बता रहे हैं। तो आप कहेंगे कि यार जब मैंने लिख के लगाया हुआ घी खत्म है तो लोग क्यों नहीं पढ़ रहे।
ये भी वैसे है, देख लेना चाहिए कि लिख के लगा हुआ है कि नहीं है, लेकिन ये भी जब उनसे पूछा जाए कि कब आएगा, वो ये कह दें कि नहीं आएगा एक हफ्ते तक। मतलब बता दें आप टाइम, अब उन्हें भी नहीं पता कि एक हफ्ते तक आ जाएगा या नहीं भी आएगा, तो एटलीस्ट लोगों की उम्मीदों को तो अपना जो है वो चिकनाचूर करें। अच्छा, जिस तरह मैं बात कर रही थी अब्दुल कादिर कि वो जो एक आदमी की मौत भी वाक़ई हुई है, इससे पहले भी हमने बात की थी कि आटे की लाइन में भी एक आदमी लगा हुआ था, तो उसकी भी डेथ हो गई थी, तो अब ये दूसरा वाक़या हुआ है। तो इसका पता कुछ चल पाया कि बीमार थे ऑलरेडी या वहाँ पर धक्कम पेल की वजह से, सफोकेशन की वजह से? मैं कहता हूँ बीमार भी हो, हाँ, एक बंदा घर से चल के आ गया तो वो उस हद तक बीमार नहीं है कि वो यहाँ पे उस आके जो है ना, वो बीमारी उसकी इस तरह की नहीं है कि वो घर से निकला तो मर जाएगा। उसको उसकी अब देखें वहाँ पे जो स्ट्रेस होता है, आप मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं फूड सिक्योरिटी के, वजारत सनत व तिजारत के और ख़जाना के, ये कभी भेस बदल के इन खवातीन में, इन लोगों में जाए, आप यकीन जाने रोना शुरू हो जाती हैं खवातीन। बिल्कुल ऐसे खवातीन कहती हैं कि हम लोगों के घरों में काम करती हैं और ये देखें हमें जो है हमारी मैडम का, हमारे साहब का फ़ोन आ रहा है कि आप अभी तक घी मिलेगा, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। ये स्ट्रेस लोगों को मारता है। जिस तरह वो आटे की लाइन में जो बंदा मरा था, अब उसके बाद आप जो मर्जी कहें कि जी इसको हार्ट अटैक हो गया था, इसको जो है वो हेपेटाइटिस था, इसको फलाना था, अब आप जो मर्जी कहें, लेकिन वो मरा कहाँ पे है? अब ये देखें ना कि वो अब या तो वो जिस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उसे बर वक्त मिल जाता और उसे वो परेशानी ना होती तो वो चला जाता, लेकिन अब लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, घी की लाइनों में लोग मर रहे हैं, अब हर लाइन में लोग मरेंगे। और जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ये इतना संगीन से संगीन तर मामलात होते जा रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है हमारे पास कि वो रिलीफ दे, सिर्फ जबानी जमा ऐलानात हैं बस। अब जबानी जमा खर्च है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, पूरा पाकिस्तान शटडाउन था, बंद था, और उसमें जब उसको रीस्टार्ट करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही बिजली वापस आई है तो सारे क्रेडिट लेने आ गए। जी अब वो जी इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारान को जो है वो सजा दी जाएगी, ये होगा जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी, क्या किया जाएगा? 2 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। 300 अरब रुपए का, आपने वो ये टॉपिक छेड़ दिया, 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसे आपकी तमाम सनतें बंद थी, तमाम सनतें आपकी बंद थी, आपके तमाम तजारती मराकिज जो है बंद है, ऑनलाइन का बिजनेस जो है बंद हो गया। और दूसरा अब्दुल कादिर, मजे की बात ये है, जो वज़ीर तवानाई हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कहते हैं ये बैरूनी साजिश है, ये तो बैरूनी साजिश है, हमें ले डूबी है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हर चीज में उन्हें तो ये अवाम भी बहुत बड़ी साजिश लगते हैं कि ये अवाम जो है इतनी बड़ी साजिश, ये गरीब क्यों है, ये क्यों इतने गरीब है, इनको गरीब होना नहीं चाहिए था, ये तो हमारी हुकूमत गिराने के लिए गरीब बने हुए हैं। इन्हें तो अवाम भी जो है वो साजिश लगती है। अब आप ये देखें कि आटे की लाइन में जो है वो एक छोटे छोटे बच्चों का बाप जो है वो मर गया, जाँ बहक हो गया। अब जो मर्जी नोटिस लें, जो मर्जी करें, वो बच्चे तो यतीम हो चुके हुए हैं। और जिम्मेदारी आपकी सिर्फ इतनी है कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें काम नहीं करना, आप अपना काम करें। अपोजिशन हमेशा जो है वो हुकूमत को लताड़ती है। कोई अपोजिशन ये नहीं कहती कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपोजिशन बंद कर रहे हैं। नहीं, ये लोड शेडिंग में बैरूनी साजिश क्या हो सकती है? वैसे बस होगी कहीं ना कहीं से। अगर खान साहब के लिए बैरूनी साजिश लोड शेडिंग में कैसे हो सकती है कि आप ये भी कह दें कि जनाब ये भी बैरूनी साजिश है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और तकरीबन 8 घंटों तक जो है फॉल्ट का पता ही नहीं था वो कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली। और कहा यह जा रहा है कि फॉल्ट ढूंढ लिया है और अगले 6 घंटों में बिजली आने वाली है। और उस दिन सबसे ज्यादा जो मैसेज चला था वो ये था कि बिजली कब आएगी, हाँ। अभी भी कल से 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है, यही अब वो कह रहे हैं कि ये लोड मैनेजमेंट है। कौम से झूठ बोलने की आदत हो चुकी हुई इनको भी। आप सच बताएं क्या है लोड मैनेजमेंट, किस चीज की लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं? सर्दियों में कौन सा लोड जो है, ना तो एसी चल रहे हैं, ना जनरेट जो है हाई जो है वो एम्प्लाइसेस चल रही हैं जो हाई वोल्टेज पे। सबसे ज़्यादा लोड जो है वो एयर कंडीशंस का ही होता है सबसे ज़्यादा, वो तो चल ही नहीं रहे। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 1 घंटा बिजली आएगी, 1 घंटा बिजली बाकायदा लेस्को को ये शेड्यूल जारी किया गया है कि 1 घंटा बिजली आएगी, 1 घंटा जाएगी। तो ये हमने और अब मज़े की बात यह है कि 1 घंटा बिजली आए या 1 घंटा बिजली जाए, जो बिजली 1 घंटा नहीं आ रही, हम उसका भी कैपेसिटी
चार्जेस की मद में बिल देंगे, वो देंगे। आईपीपी सही। से जो हमने मुआदे किए हुए उसमें हमने वो बिल देने हैं, वो चाहे बिल बिजली देने लें ही या देने ना लें। हैं और हमें तैयार रहना चाहिए फिर हर तरह की सूरत हाल के लिए। जनाब कुछ भी हो सकता है। अब्दुल कादिर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे और ओवरऑल महंगाई के हवाले से हमने बात की है किसने किस तरह एक आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है। तो इस चीज़ से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेल्फ ग्रूमिंग और अपनी शख्सियत को किस तरह हम निखार सकते हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब। क्योंकि अगर जहाँ फिटनेस के हवाले से बात की जाती है ना, तो मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं। हसीन नज़र आना, दिलकश, खूबसूरत और जवान दिखने के लिए ना हर मुमकिन जतन करते हैं हम लोग। और मर्दों ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत, पुरकशिश, जाज़िब नज़र और कम उम्र नज़र आए। और इस मकसद के हसूल के लिए ना ख़ुद पर बहुत तवज्जो दी जाती है। मुख्तलिफ़ क्रीम्स, लोशंस, मास्क, फेशियल्स और हर तरह के जतन करती हैं। मगर बढ़ती उम्र को कौन रोक सकता है, ये भी एक सवाल है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ना हमारी स्किन जो है उसकी फ्रेशनेस और जो खूबसूरती है वो भी मांद पड़ना शुरू हो जाती है। और अगर हम लोग अच्छे तरीके से उसकी केयर नहीं करते हैं तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारी जो उम्र है वो ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है। तो हम अगर डेली रूटीन का ख्याल नहीं करेंगे, सेल्फ़ केयर के हवाले से बात नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी नहीं अपनाएंगे, तो बहुत सारे जो नौजवान लड़के और लड़कियां वो यही शिकवा करते हुए, शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि वो अपनी उम्र से अब बड़े नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और जिसकी वजह से उम्र से पहले बुढ़ापे के असरात का ज़ाहिर होना भी है। तो अपने चेहरे और अपनी स्किन को बुढ़ापे के असरात से कैसे महफूज रखा जा सकता है, बढ़ती उम्र के असरात को क्या हम कम कर सकते हैं, जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको हम स्लो डाउन किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अरीज आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरीज सबसे पहले बताइए, एंटी एजिंग प्रोसेस इसको स्लो डाउन किया जा सकता है? बिल्कुल, इसको अच्छा। स्लो भी किया जा सकता है और आजकल तो रिवर्स बैक भी किया जा सकता वाओ। है। तो अब हम ज़रा अच्छे दौर में आ गए हैं कि लकीली हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं। और उसमें ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पहले आप स्लो डाउन कैसे, किस एज से आपने ख्याल रखना शुरू करना है कि आप उसको स्लो डाउन कर दें। ओके, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है जिस पे आप कहते हैं कि अच्छा अब तो जो होना था वो हो गया, अब हम क्या करें, वो भी है सॉल्यूशंस। सही। अगर आपने स्लो डाउन करना है तो डेफिनेटली आपको केयर करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को। आपको आजकल जिस तरह मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि जी हम 35 के हैं और हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, 35 बहुत लेट है। अच्छा, आपको अपनी स्किन की केयर 20s के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब 20 के अंदर ही कर बिल्कुल। देनी चाहिए। यू सही। शुड डेफिनेटली कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। ओके। ठीक है। जितनी ड्राई स्किन्स होती हैं उन सब पे रिंकल्स सबसे जल्दी आते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई थी एंड शी वाज फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर की साइड से थी, क्योंकि वहाँ वेदर बहुत ड्राई होता है, एयर बहुत ज़्यादा वो कूल होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल कम होता है। उस 22 साल की बच्ची की माथे पे इतनी झुर्रियाँ थीं जो आमतौर पे मुझे यहाँ लाहौर में 40-45 पे भी नहीं मिलती हैं। तो वो आपके थोड़ा सा ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को ये देखें कि जी मेरी एज क्या है। अच्छा। आपने इर्द गिर्द का अपना इन्वायरमेंट वो भी देखना है, आप किस जगह पे रह रहे हैं, किस टेम्परेचर में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सही। एक तो इंटरनली ज़ाहिर है हाइड्रेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, एवरीबडी नोज़ कि हमें पानी पीना है, इसमें हमें दोबारा बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप केयर की बात कर रहे हैं, उसमें सीरम्स बड़े अच्छे आ चुके हुए हैं जो कि आप हाइलुरोनिक एसिड के जिस तरह होते हैं, उनको बहुत बेहतर ये है कि आप 20s के बाद स्टार्ट कर दें। सही। दे विल कीप योर स्किन प्लम। ठीक है, वो आपकी स्किन को रिवाइव रखेगी। ठीक है। और हाइलुरोनिक एसिड को लगाने का तरीका भी बहुत लोग बहुत सारे गलत तरीके से लगा रहे होते हैं कि ड्राई स्किन है और उसके ऊपर अब वो सीरम्स लगाए जा रहे हैं। अब वो उसके बाद वो कहेंगे जी हमें फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि हाइलुरोनिक एसिड को आपने जब भी लगाना है आपने थोड़ी सी वेट स्किन पे लगाना है।
अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। सही। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू आफ्टर योर 20s, ठीक है, जिसमें आप अगर आपको थोड़ा सा आप आगे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ओपन पोर्स हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ एजिंग। ओके। अक्सर लोग हमारे पास जब आते हैं वो स्टार्ट यहीं से होता है कि जी हमारे अब ओपन पोर्स हो गए हैं, हाँ। फिर वो सैगी होना स्टार्ट होती है, और उसका पैटर्न ये होगा कि आप जिन लोगों को आपने जज करना होता है कि अच्छा भी इनकी एजिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ग्रेविटी है तो आपकी सैग जो स्किन होगी वो नीचे की तरफ होगी, यहाँ पर वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, यहाँ पर स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, तो आपके जाउल्स या ये जो लोअर आपका फेस का हिस्सा है ये हैवी होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप 25 के बाद बात कर रहे हैं और 30s के मिड में भी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें PRP एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। वो क्योंकि आपके सेल्स को रीजनरेट करता है, आपका अपना प्लाज्मा है, पहली बात ये कि यू आर 100% सेफ, कोई ऐसी उसमें साइड इफेक्ट वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा आपको नहीं लग रहा, आपका मुझे नहीं लग रहा, मेरा अपना अपना है, तो वो हर यंग बंदे के प्लाज्मा में अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिवाइव करेगा सर। अच्छा, एक तो फेशियल्स बहुत ज़्यादा हम लोग लेना शुरू कर देते हैं मार्केट में, मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ नेम्स के साथ अब फेशियल्स आना शुरू हो गए हैं। वो कौन सी एज से हमें लेना शुरू कर देनी चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है एजिंग का ये स्लो डाउन हो सकता है? देखिए फेशियल्स आपको डेफिनेटली, वो फिर मैं बात करूँगी 2022 के बाद, जिस अच्छा। वक्त बच्चियाँ कॉलेज गोइंग हो जाती हैं उन्हें उस वक्त ख्याल क्लेंजिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जहाँ तक फेशियल्स की बात है, फेशियल्स आप बिल्कुल लें, हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, अगर उसमें करेक्टली सीरम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो, ठीक है। और अगर आप किसी डॉक्टर से करवा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप सैलून से अगर करवा रहे हैं तो वो आमतौर पे ब्लीच साथ यूज़ कर देते हैं, उसकी वजह से देखिए दोनों चीज़ें आपस में क्रॉस करती हैं। ब्लीच आपकी स्किन को ड्राई करती है, ठीक है, वो आपकी मॉइस्चर को उड़ा देती है, और आप इमीडिएटली साथ हाइड्रा कर रहे हैं तो वो हाइड्रा आपका मॉइस्चर नहीं वहाँ पे लॉक कर सकेगा, तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी सूरत बनता ही नहीं है। अच्छा। तो जो लोग पॉलिशर या ब्लीच को हाइड्रा फेशियल के साथ करवाते हैं, ये मैं आज के इस आपके प्रोग्राम में मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ वो मत करें। जब आप हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं या कोई भी फेशियल करवा रहे हैं तो सिर्फ फेशियल लें। ओके, सही। प्रेफरेबली पॉलिशर्स को और ब्लीचेस को अपनी ज़िंदगी से जितना आप कम कर देंगे, आगे पिगमेंटेशन से उतना बच जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग इसलिए भी कराते हैं ना, उनके फेशियल हेयर्स होते हैं तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से भी लोग फिर ब्लीच करवाती हैं, पॉलिशर करवाते हैं, तो उसका भी हल है हमारे पास? बिल्कुल, देखिए अब तो आजकल हम जिस दौर के अंदर है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है लेज़र कराना, हाँ। ठीक है, और उससे आपकी बिल्कुल जान हमेशा के लिए छूट सकती है। आप अगर पूरी ज़िंदगी की कैलकुलेशंस करें कि आप जो वैक्सिंग पे, जो पॉलिशर्स पे और इन चीज़ों पे आप जो पैसे खर्च करें, प्लस जो आप प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, मतलब पिगमेंटेशन अलहदा है, इनग्रोन्स हेयर अलहदा है, वहाँ की स्किन की डार्कनिंग अलहदा है, क्योंकि आप वैक्स कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रही है, या आप कोई भी और मेथड लाइक थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपकी वहाँ की, अक्सर आपने नोट किया होगा कि जिन बच्चियों की चिन पे है, क्योंकि PCOS बहुत कॉमन हो चुका है, हार्मोन्स के इशू तकरीबन 80% बच्चियों को हैं, और उसमें आप जब पैटर्न देखेंगे बालों का, वो यहाँ वैक्स करती हैं या वो थ्रेडिंग करती हैं, वो एरियाज ब्लैक हुए होते हैं, और बहुत कॉमनली हमारे पास बच्चियाँ आती हैं। उसमें जब आप ऐसे बच्चों में लेज़र करते हैं तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि जो लेज़र्स अब मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी, IPL को बहुत सारे लोग लेज़र कह रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट लेज़र, दैट इज़ लाइट। ओके, ठीक है, तो जहाँ पर आपको IPL ऑफर किया जा रहा है तो उससे आप थोड़ा सा दूर रहें, अवॉइड ही करें उसको। बिल्कुल, जस्ट गो फॉर द लेजर्स। डायोड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उसमें, और डिफरेंट सोप्रानो है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत अच्छी हैं, ट्रिपल वेवलेंथ के साथ होती हैं, आइस्ड होती हैं, पेनलेस होती हैं, और प्लस उसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन की लाइटनिंग भी होती है। वाओ। और 7-8 सेशन यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं, एंड यू आर फ्री फ्रॉम हेयर। और ये कितने देर बाद कराना पड़ता है फिर उस? इनिशियली हम 15 डेज़ के स्पैन पे कहते हैं, और बाद में मेंटेनेंस सेशन 5-6 महीने के बाद एक दफ़ा। तो उसमें आप ये देखें, कहीं पर भी आपने जाना है, आपको ये टेंशन नहीं है कि जी मेरे चेहरे पर बाल है, क्योंकि जाहिर है कि आपको बाज़ दफ़ा इमरजेंसीज में भी जाना पड़ता है, और अब बच्चियों ने बहुत कॉमनली ट्विंकल रेजर्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब वो एक आसान और एक इमीडिएट हल तो है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसमें अक्सर फिर ये होगा कि उसमें आउटब्रेक्स शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दानों के साथ बच्चियाँ आती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपने किस डायरेक्शन पे करना है। जहाँ पर आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ एक जहन में रखें कि वहाँ आपके उससे 100 गुना ऊपर लगते हैं। सही, तो आपको सिलेक्ट करें कि आपने
क्या चीज़ बेसिकली उसमें सेलेक्ट करनी है। मतलब अगर आप ये लेजर की तरफ जाते हैं तो कुछ सेशंस के बाद आपके वैसे ही लाइट होना शुरू हो जाते हैं बाल, और उनका खत्म ही कभी भी- होना शुरू हो जाते हैं, आप ये समझ लें। अगर आप उसको ये समझें कि 70% तक भी रिडक्शन है तो एटलीस्ट वो फाइन हेयर में कन्वर्टेड होते हैं, विजिबल नहीं होते, हाँ। और आपको ब्लीच करने की कम से कम ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और आपकी मतलब बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है ज़िंदगी में। एग्जैक्टली अच्छा, एजिंग पे बात दोबारा से करने की चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी लड़कियां हैं अपनी अर्ली एजेस में क्रीम्स यूज़ करना शुरू हो जाती हैं, बहुत सा प्रेशर होता है कि आप क्रीम्स लगाओ, वाइटनिंग क्रीम्स, इस तरह की चीज़ों से भी आपकी एजिंग अर्ली साइंस देना शुरू हो जाती है क्या? जो स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स हाँ। हैं, जो मर्करी बेस्ड क्रीम है, जो मिक्स क्रीम्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, और सब बाज़ दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं और उनको लगता है कि जो सिर्फ फार्मूला क्रीम्स बनाई जाती हैं वो डेंजरस है। नहीं, अच्छा, बहुत सारी मार्केट में ऐसे मिलने वाली क्रीम्स जिनको आप अलग-अलग भी उस क्रीम्स में डाल रहे हैं, हाँ, वो सब इक्वली उतनी ही डेंजरस है, चाहे आप उनको अलग से इस्तेमाल करें। अच्छा, और अगर आप उनका पैटर्न देखें तो वो आपकी स्किन को ड्राई, क्योंकि वो पील ऑफ कर रही है, लेयरिंग आपकी ख़त्म हो रही है, तो ऐसे लोगों की स्किन भी बहुत ड्राई होती है। और आप ओके। कॉमनली नोट करेंगे कि जो लोग अगर हमारे पास आते हैं यूजुअली 30-35 में, तो उनकी वो एक स्किन तो पतली हुई होती है, प्लस ये कि वो एज्ड बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं, क्योंकि फॉरहेड पे उनके रिंकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्रोज फीट बहुत होंगे, आइज़ के पास बहुत ज़्यादा रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर है इस तरह के जो मसले होते हैं वो एक प्रॉब्लम नहीं, कई प्रॉब्लम्स को जनरेट कई करते प्रॉब्लम हैं। एग्जैक्टली, हाँ, रिंकल्स आ जाते हैं, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उनका भी कोई हल है कि नहीं? जी बिल्कुल, डार्क सर्कल्स जो हैं उसके लिए अगर आप यंग हैं और अगर आपकी हिस्ट्री में नहीं है, जेनेटिक्स में नहीं है, तो प्रेफरेबली वील गो टुवर्ड्स PRP और PRF। ओके, ठीक है, अदरवाइज अगर वो डेप्थ के अंदर है तो हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ फिलर्स, और वो बहुत अच्छा लास्ट करते हैं, 1 साल से ऊपर लास्ट करते हैं, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, वॉक इन प्रोसीजर है, कोई उसका डाउन टाइम नहीं है, नोबडी कैन इवन जज कि आपने अभी कुछ करवाया भी है। और ये है कि वो आप ही के ब्लड में से लिए जाती हैं चीज़ें, और वो जी, जो PRP हाँ। और PRF है दैट इज़ फ्रॉम योर ब्लड। फिलर्स जो है वो तो डेफिनेटली प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, लेकिन PRP और PRF मैं सबसे पहले उन्हीं के ऊपर फोकस करती अच्छा, हूँ। वो रिकमेंडेशन सबसे पहले वही है कि उसको किया जाता है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अरीज खालिद मौजूद थी। डॉक्टर अरीज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। एंटी एजिंग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, इवन के ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखें और चीज़ों का, अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।